जय श्री राम दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यूपी पुलिस एग्जाम हो चुका है, तो अब जो हम तैयारी करने वाले हैं एसएससी जीडी के ऊपर। तो मैंने पिछली क्लास के अंदर चोल साम्राज्य लिखवाया था और उस चोल साम्राज्य के अंदर एक व्यक्ति के बारे में बताया था जो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजय था, उसके बारे में बताया था। तो चलिए उस टॉपिक को मेरे दोस्त आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज इस क्लास के अंदर चोल साम्राज्य भाग 2 के अंदर सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, आदित्य प्रथम पड़ता है। तो यहां से मेरे दोस्त आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं इस आदित्य प्रथम से शुरुआत करने वाले हैं। देखना यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निकलता है और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं निकलता है। तो सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन की जो यहां से शुरुआत होती है, जो ये आदित्य प्रथम जो है इसके जो पिता का नाम पड़ता है। तो यहां से मेरे दोस्त इतना याद रखना, जो आदित्य प्रथम जो था, इस आदित्य प्रथम के जो पिता का नाम पड़ता है, इसके पिता का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, विजय पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, जो आदित्य प्रथम जो था ये किसका पिता था, इसके पिता का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या पड़ता है, विजय पड़ता है। और इस आदित्य प्रथम ने, मैंने आपको केवल इतना याद रखना कि इस आदित्य प्रथम के पिता का नाम क्या पड़ता है, विजय पड़ता है। और आदित्य प्रथम जो था ये चोल साम्राज्य के अंदर विजय के बाद मेरे दोस्त किसकी गद्दी पर बैठा था, चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। दूसरा क्वेश्चन यहां से याद रखना है कि इस आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के, तो इस आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के कुछ राजाओं को पराजित किया था। तो यहां से इस बात को याद रखना कि इस आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के कुछ राजाओं को पराजित किया था और पराजित करने के कारण से इसको एक उपाधि मिली थी, उस उपाधि का नाम पड़ता है कोदड़ राम की उपाधि। तो यह अर्थ है, इस बात में याद रखियो रे, कोदड़ राम की जो उपाधि दिया गया है वो कोदड़ राम की उपाधि किसको मिला है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह उपाधि है। एग्जाम में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा, कोदड़ राम की उपाधि से किसे नवाजा गया है, तो कोदड़ राम की उपाधि दिया गया किसको, आदित्य प्रथम को। कोदड़ राम की उपाधि क्यों दिया गया है, क्योंकि इसने पल्लव वंश के कुछ राजाओं को क्या किया था, पराजित किया था। और इसके पिता का नाम क्या पड़ता है, विजय पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, और ये चोल वंश का एक ऐसा राजा था जिसने पल्लव वंश की सेना को, पल्लव वंश की 70% सेना को पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, ये पल्लव वंश का, ये चोल वंश का एक ऐसा शासक था आदित्य प्रथम जिसने पल्लव वंश की 70% सेना को मेरे दोस्त क्या किया था, पराजित किया था। तो तभी तो मेरे दोस्त ऐसे थोड़ा ही ना उपाधि मिलती है, इसने मतलब जितनी पल्लव वंश के अंदर जो सेना थी ना, उस सेना का 70% जो था इस अकेले इंसान ने उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इसको कौन सा उपाधि मिला, कोदड़ राम का उपाधि मिला। इसके बाद जो आगे चलता है वो आगे चलता है कि किसने, इस व्यक्ति का जो नाम था आदित्य प्रथम जो था ना, इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने दक्षिणी भारत के अंदर एक मुख्यालय बनवाया और उसका नाम पड़ता है, हम मुख्यालय बोल देते हैं लेकिन आपको याद रखना है इसने एक क्या बनवाया था, एक संग्रहालय बनवाया था। उस संग्रहालय का नाम पड़ा शांति निकेतन संग्रहालय। तो याद रख लेना भाई, संग्रहालय। तो भारत के अंदर जो शांति निकेतन संग्रहालय पड़ता है, ये शांति निकेतन संग्रहालय कहां पर पड़ता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त, कहां पर, पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है। तो शांति निकेतन संग्रहालय कहां पर पड़ा, पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है। इस शांति निकेतन संग्रहालय का निर्माण किसने करवाया था, इसका जो निर्माण करवाया, इसका
निर्माण करवाया था मेरे दोस्त? किसने? आदित्य प्रथम ने करवाया था। जो आदित्य प्रथम ने शांति निकेतन संग्रहालय का निर्माण करवाया, कहां पर? पश्चिमी बंगाल के अंदर। भारत के किसके अंदर? दक्षिणी भारत के अंदर करवाया। और इस शांति निकेतन संग्रहालय का निर्माण जो करवाया था वो किस वंश में हुआ था? तो वंश याद रखना मेरे दोस्त, कौन सा? चोल वंश के अंदर हुआ था, क्योंकि आदित्य प्रथम जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? वो चोल वंश से संबंधित थे। इसके बाद जो शांति निकेतन जो संग्रहालय बनवाया इस आदित्य प्रथम ने, इसको बनवाने का भी तो कुछ कारण होगा। इसको क्यों बनवाया था, क्यों ना बनवाया था? तो इस शांति निकेतन संग्रहालय को बनवाने का सबसे बड़ा कारण मेरे दोस्त क्या था? इसका कारण क्या था कि यहां पर जो राजा जो होते थे ना, उन राजाओं की क्या होती थी? सभा होती थी। तो याद रखना, इसको बनवाने का एक कारण था कि यहां पर मेरे दोस्त क्या होती थी? राजाओं की सभा होती थी। तो राजाओं की सभा के लिए मेरे दोस्त कौन से संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था? तो उस संग्रहालय का नाम पड़ता है शांति निकेतन संग्रहालय, जो कि कहां पर पड़ता है? दक्षिणी भारत के अंदर। राज्य कौन सा? पश्चिमी बंगाल के अंदर। निर्माण किसने करवाया? आदित्य प्रथम ने। कौन से वंश के अंदर? चोल वंश के अंदर करवाया। इसके बाद चोल वंश के अंदर जो बैठेगा, तो इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम पड़ता है पराकांत प्रथम पड़ता है। आदित्य प्रथम के बाद जो चोल वंश की गद्दी पर बैठेगा ना, उसका नाम पड़ता है पराकांतक प्रथम पड़ता है। तो यार इस बात ना और याद रखियो, यो पराकांतक प्रथम जो है यार, तभी कई क्वेश्चन एग्जाम में निकलेंगे। जो पराकांतक प्रथम जो था, इस व्यक्ति ने, उसने तो किसको पराजित किया था? पल्लव वंश के शासकों को पराजित किया था। इसने एक शासक होया करे थे पांड्यी राजा। तो याद रखना, एक शासक होया करे थे पांड्यी राजाओं को। पांड्यी राजाओं को जो पराजित किया था, जो पराजित किया था, मतलब जो पांडव राजा, तो पांड्यी राजा जो थे ना, इनको जो पराजित किया वो किसके द्वारा किया गया था? पराकांतक प्रथम के द्वारा इनको पराजित किया गया था। जो पांड्यी राजा को पराजित किया ना, इसी कारण से इस पराकांतक प्रथम को एक उपाधि मिली। उस उपाधि का नाम पड़ता है मुद्रई कोड की उपाधि। तो यार तेरा बात याद रखियो रे, मुद्रई कोड की जो उपाधि मिला था, जिसने या उपाधि याद रख ली ना, तो समझ लियो ये चोल साम्राज्य था। एक नंबर पक्का याद रख लिया। मुद्रई कोड की उपाधि किसको मिली? पराकांतक प्रथम को मिली। क्यों मिली? इसने पांड्यी राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। और पल्लव वंश को पराजित किया। पल्लव वंश को पराजित करने के बाद या तो मुद्रई कोड की उपाधि मिली, या इसके स्थान पर आपको याद रखना है पल्लव कोड की उपाधि। मतलब के है, इसने पांड्यी राजाओं को पराजित कर दिया, तो कौन सी? मुद्रई कोड की उपाधि मिल रही। तो इसने है ना, इस पराकांतक प्रथम ने है ना, पल्लव वंश के भी शासक कराए थे। तो याद रख लियो, इसने पल्लव वंश के भी शासक कराए थे। जब पल्लव वंश के शासक कराए होंगे, तो पल्लव वंश के शासक ने भी तो इसका कुछ उपाधि दी होगी। तो इसकी जो उपाधि थी ना, उसका नाम पड़ता है, उस उपाधि का नाम पड़ा पल्लव कोड की उपाधि। तो दूसरी उपाधि का जो नाम पड़ा पल्लव कोड की उपाधि, या पल्लव कोड की उपाधि किसको दिया गया था? पराकांतक प्रथम को दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, और ये दक्षिणी भारत का एक ऐसा राजा था जिसने श्रीलंका के राजाओं को पराजित किया था। मतलब यू पराकांतक प्रथम जो था ना, ये दक्षिणी भारत का, ये दक्षिणी भारत का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने श्रीलंका के राजाओं को
पराजित किया था। तो यार तो इस बात ने याद रख लियो रे, ये एक ऐसा राजा था जिसने श्रीलंका के राजाओं को मेरे दोस्त क्या किया था, पराजित किया था। और जब इसने श्रीलंका के राजा को पराजित किया ना, तो इसी कारण से इसको उपाधि मिला। उस उपाधि का नाम पड़ता है परातान की उपाधि। जब इसने श्रीलंका के राजाओं को हराया ना, तो इसको एक उपाधि मिल गई। उस उपाधि का नाम पड़ा है परातान की उपाधि। मतलब यार तया बात बताओ, दक्षिणी भारत के एकमात्र ऐसे शासक का नाम बताओ जिसने श्रीलंका के राजाओं को पराजित किया था। वो चोल वंश का एक शासक था जिसका नाम पड़ता है पराकांतक प्रथम पड़ता है। और उसी ने मेरे दोस्त क्या हराया था, श्रीलंका के राजाओं को हराया था। और कौन सी उपाधि मिला, परातान की उपाधि। दक्षिणी भारत के अंदर में दोस्त जो राजा आएगा उसका नाम पड़ता है पराकांतक प्रथम पड़ता है। और इसी पराकांतक प्रथम ने पल्लव वंश के शासकों को हराया, इसी कारण से पल्लव कोड का उपाधि मिला। पांड्याई शासकों को हराया, इसी कारण से कौन सी उपाधि मिला था, मुद्रई कोड का उपाधि मिला था। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसने 949 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया, 949 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा। 949 के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रकूट राजाओं का, तो याद रखना राष्ट्रकूट राजाओं का, इसने 949 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूट राजाओं का एक राजा था कृष्ण तृतीय। एक राजा था जिसका नाम पड़ता है कृष्ण तृतीय। तो याद रखना एक राजा था कृष्ण तृतीय जिसने पश्चिमी राजाओं की सहायता पर चोलों पर आक्रमण किया। मतलब राष्ट्रकूट राजा हैं और उनमें एक शासक था जिसका नाम है कृष्ण तृतीय। इस कृष्ण तृतीय ने है ना किन पर आक्रमण कर दिया, चोलों पर आक्रमण कर दिया। तो इसने किन पर आक्रमण कर दिया, चोलों पर आक्रमण कर दिया। और यह आक्रमण तोक कोलम का युद्ध कहलाता है। तो याद कर रखना यह आलम किन का युद्ध कहलाता है, तोक कोलम का युद्ध कहलाता है। तो तोक कोलम का युद्ध, तो तोक कोलम का जो युद्ध हुआ ना, वो तोक कोलम का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि राष्ट्रकूट राजा जो थे ना जिसका नाम कृष्ण तृतीय था, इस कृष्ण तृतीय ने किस पर आक्रमण कर दिया, चोलों पर आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण को एक युद्ध का नाम दिया। उस युद्ध का नाम क्या पड़ता है, तोको कोलम पड़ता है। जो तोको कोलम जो था ना, ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध किन के बीच हुआ था, ये युद्ध हुआ था चोलों के बीच हुआ था। और दूसरा इस युद्ध के अंदर कौन थे, राष्ट्रकूट थे। तो याद रखना चोल और राष्ट्रकूटों के अंदर तोक कोलम का युद्ध हुआ था। ये क्या है भाई, कभी और कुछ सोचो। तोक कोलम का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर जीत हुआ था, राष्ट्रकूटों का हार हुआ था। किनका, चोलों का हार हुआ था। तो इस युद्ध में कौन जीत गया था, राष्ट्रकूट जीत गए थे। हार किसकी होगी थी, वह चोला की हार होगी थी। और इसी प्राकांतक प्रथम ने एक अभिलेख लिखवा था, उसका नाम पड़ता है मेरूर का अभिलेख। तो याद रखना इसने एक अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का नाम पड़ता है मेरूर का अभिलेख। जो मेरूर का अभिलेख लिखवाया ना, ये मेरूर का अभिलेख लिखवाया था प्राकांतक प्रथम ने लिखवाया था। और इस अभिलेख के अंदर ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे अभिलेख का नाम बताओ जहां पर ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसका नाम में दोस्तों जो तीसरा स्थान आता है उसका नाम पड़ता है क्या, मेडरादित्य। इसके बाद चोल वंश के अंदर जो नाम आता है उसका नाम पड़ता है मेडरादित्य, या दूसरा नाम पड़ता है गडरादित्य। तो याद रखियो, या तो मेडरादित्य पड़ेगा भाई, या पड़ेगा इसका दूसरा नाम गडरादित्य पड़ता है। तीसरा इसका नाम पड़ता है मेडरादित्य, को सुचोल के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात ना और याद रख लियो, इसको किस नाम से और जानते हैं, सुचोल के नाम से जानते हैं। तो यहां से मेरे दोस्त कई सारे क्वेश्चन निकलते जो एग्जाम ऑफ वे से संबंधित है। क्या क्वेश्चन निकलेंगे कि ये चोल वंश का एक ऐसा राजा था। तो यहां से इस बात को याद रखना कि ये चोल वंश का एक ऐसा राजा था, एक ऐसा राजा था। तो यहां से इस बात को याद रखना, ये चोल वंश का एक क्या था, एक ऐसा राजा था जिसने
असव विजय पर प्रतिबंध लगाया था। ये चोल वंश का एक ऐसा राजा था मेरे दोस्त, क्या किया था, जिसने असव विजय पर, तो यहां से इस बात को याद रखना, असव विजय पर मेरे दोस्त क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने असव विजय पर प्रतिबंध लगाया था, तो उस व्यक्ति का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, मेघरादित्य पड़ता है, गडरादित्य पड़ता है, सुचोल पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है दूसरा कि चोल वंश का एक ऐसा राजा था जिसने चराई कर की शुरुआत किया था। मेघरादित्य जो था ना, ये चोल वंश का एक ऐसा राजा था जिसने क्या किया था, चराई कर की शुरुआत की थी। ये एक ऐसा राजा था जिसने क्या किया था, मतलब जो चराई करया करे थे ना, उनके ऊपर के लगा दिया था, इसने टैक्स लगा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, ये चोल वंश का एक ऐसा राजा था जिसने जमीन का नक्शा तैयार करने का सिद्धांत दिया था। तो यार तो इस बात न और याद रखियो, ये चोल वंश का एक ऐसा राजा था जिसने जमीन का नक्शा तैयार करने का सिद्धांत दिया था। तो यार तो इस बात ना और याद रखियो भाई, इस चोल वंश के अंदर ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने जमीन का नक्शा तैयार करने का सिद्धांत दिया था। उसका नाम क्या पड़ा, मेघरादित्य पड़ता है, गडरादित्य पड़ता है, या दूसरा नाम पड़ता है सुचोल पड़ता है। इसके बाद लिखना है प्राकांतक द्वितीय। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है कांतक के, और प्राकांतक के पीछे क्या लगा कर के आना है, द्वितीय लगा कर के आना है। ये प्राकांतक द्वितीय जो है ना, इसको सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका जो दूसरा नाम पड़ता है ना, इसका दूसरा नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या पड़ता है, सुंदर चोल के नाम से। ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसको सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। तो सुंदर चोल के नाम से किसे जाना जाता है, प्राकांतक द्वितीय को जाना जाता है। और ये चोल वंश में साहित्यिक रूप से सबसे ज्यादा योग्य नहीं था। तो यार तो इस बात में याद रखियो, ये चोल वंश के अंदर साहित्यिक रूप से ये जो था ना, साहित्यिक रूप से योग्य नहीं था। मतलब ये चोल वंश के क्या था, योग्य नहीं था, साहित्यिक रूप से योग्य नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो साहित्य रूप से चोल वंश के मृदुस क्या था, योग्य नहीं था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा, प्राकांतक द्वितीय पड़ता है। इसी कारण से इसको साहित्य चोल भी कहते थे। इसी कारण से इसको मृदुस एक दूसरा नाम दिया गया था, साहित्य चोल का नाम दिया गया था। इसके बाद नाम लिखना है, वो नाम पड़ता है अर्लुमोझी वर्मन। इसके बाद एक अगला नाम आया, नाम पड़ा अर्लुमोझी वर्मन पड़ता है। ये अर्लुमोझी वर्मन भी क्या था, ये चोल वंश से संबंधित था। क्या करें, साउथ के नाम है मेरे दोस्त याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम हमको याद रखने पड़ते हैं ना। एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहां से जरूर मिलता है। प्राकांतक द्वितीय के बाद चोल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा, अर्लुमोझी वर्मन बैठता है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, इसने सबसे पहले जो झंडा जो होता है ना ध्वज, उस ध्वज का डिजाइन किया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, ध्वज का जो सबसे पहले डिजाइन तैयार किया था ना, उस ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, अर्लुमोझी वर्मन था। इसने जमीन की पैमाइश करने वाला शासक कौन था, तो जमीन की जो पैमाइश करी थी ना, जमीन की पैमाइश। तो यार तो इस बात में और याद रखियो, जमीन की पैमाइश करने वाले राजा का नाम क्या पड़ता है, अर्लुमोझी वर्मन पड़ता है। और ये चोल वंश का एक ऐसा राजा जिसने सबसे पहले क्या चलाई थी, स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो यार तो याद रखियो रे, चोल वंश के अंदर ऐसे शासक का नाम बताओ जिसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो उसका नाम क्या पड़ा, अर्लुमोझी वर्मन पड़ा। जब इसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई ना, उस मुद्राओं के ऊपर चित्र किसका बनवाया, तो याद रखना इन मुद्राओं के ऊपर जो चित्र बनवाया, तो किसका चित्र बनवाया था,
हाथी का चित्र बनवाया था। और इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये पहला चोल वंश के अंदर एक ऐसा राजा था जो श्रीलंका को जीतकर उसको प्रांत घोषित किया था। इस यहां से क्वेश्चन आता है कि चोल वंश के अंदर, चोल वंश के अंदर ये एक ऐसा राजा था, ये एक ऐसा राजा था जिसने श्रीलंका को जीतकर उसको प्रांत घोषित किया था, उसको प्रांत घोषित किया था। तो यहां से इस बात को याद रख लोगे ना, इस व्यक्ति ने क्या किया, श्रीलंका को जीतकर उसको क्या कर दिया, उसको अपना प्रांत घोषित कर दिया। और इसी कारण से इसको लंकाधिपति के नाम से जाना जाता है। तो यहां से इससे नाम याद रखना, लंकाधिपति की उपाधि जो दिया गया है। तो लंकाधिपति की उपाधि किसको दिया गया है, अरलू मोझी वर्मन को दिया गया है। इसके बाद याद रखना है, इसने तंजौर पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, और उस तंजौर तमिलनाडु के अंदर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया ना, ये वृद्धेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है, तंजौर के अंदर पड़ता है। तंजौर कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और उस मंदिर का निर्माण किस काल के अंदर हुआ, चोल साम्राज्य के अंदर हुआ। निर्माण किसने करवाया, अरलू मोझी वर्मन के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद लिखना है राजेंद्र चोल। तो इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या नाम पड़ा, राजेंद्र चोल पड़ता है। यहां से केवल इतना याद रखना, इस राजेंद्र चोल ने इसके शासन काल के अंदर में दोस्त क्या हुआ था, सबसे पहले नेवी की शुरुआत हुई थी। मतलब हमने तीन सेनाएं सुनी होगी, पहला थल सेना, दूसरा जल सेवा और तीसरा वायु, जल थल और वायु। इसने एक नेवी आई, इंडियन नेवी की जो सबसे पहले हम शुरुआत करी थी ना, वह शुरुआत करने वाला कौन था, राजेंद्र चोल था। इसके बाद आपको याद रखना उसका नाम पड़ता है राजधिराज। इसके बाद एक नाम याद रखना है, उसका नाम पड़ा राजधिराज पड़ता है। जो राजधिराज है ना, ये राजेंद्र प्रथम का मेरे दोस्त क्या था, बेटा था। तो यार इसने याद रखियो, राजधिराज जो था ये किसका पुत्र माना जाता है, राजेंद्र प्रथम का पुत्र माना जाता है। इसी कारण से इसको विजय राजेंद्र की उपाधि दी गई है। तो यार इस बात में याद रखियो, विजय राजेंद्र की जो उपाधि दिया गया है, ये विजय राजेंद्र की उपाधि किसको दिया गया है, राजधिराज को, जो कि किसका पुत्र था, राजेंद्र चोल का पुत्र था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, ये विजय राजेंद्र की उपाधि अश्वमेध कराने के बाद दी गई थी। मतलब ये क्या करवाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाता था। इसी कारण से इसको क्या दिया गया था, विजय राजेंद्र की। इसके बाद लिखना है मेरे दोस्त, क्या आपको याद रखना है, अधिराजेंद्र। इसके बाद आपको एक नाम लिखना है, नाम पड़ा अधिराजेंद्र लिखना है। जो अधिराजेंद्र जो है ना, ये चोल वंश का अंतिम शासक है। तो यहां से अधिराजेंद्र के बारे में इतना याद रखना है केवल, आपसे क्या तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि चोल वंश का जो अंतिम शासक था, उस अंतिम शासक का नाम क्या पड़ता है, चोल वंश के अंतिम शासक का नाम पड़ता है अधिराजेंद्र पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त चोल साम्राज्य पूर्ण का पूर्ण संपूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।